हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। दरअसल देखिए, हम लोगों ने क्या क्लास 6 का एनसीईआरटी आपका हिस्ट्री का कवर कर लिया। अब हम लोग आ गए हैं किस पे, क्लास 7 की हिस्ट्री क्लास में, है ना। तो 7th का भी कवर करेंगे धीरे धीरे, फिर 8 का करेंगे, 9 का, 10th का, आपका 6 to 12 तक करना है। तो 6 to 12 तक आपको एनसीईआरटी यहाँ कराई जा रही है। इसमें हम 7th क्लास में इंडेक्स देखेंगे इसका क्या है, और आज की क्लास में हम लोग 7 तक पहुंच गए। तो जो कोई चैनल पे भी नया है उसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर यूपीएससी 2025 है, 26 है, जिसको भी देना है तो उसके लिए एनसीईआरटी देखो कंपलसरी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे या कहीं भी कोचिंग में जाएंगे तो वो साथ में आपका फीस तो ले लेंगे 1.5-2 लाख रुपए, यही बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़िए। टोटल यहीं से सारी चीज़ें निकलती है। आप पॉलिटी, अब क्या कह रहे हैं आप, प्री और मेंस, हाँ दोनों यहीं से निकलेगा। कैसे प्री कम मेंस हो जाएगा भाई, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी से आपका गवर्नेंस मेंस के लिए निकल आएगा। हिस्ट्री से क्या निकल आएगा, आर्ट एंड कल्चर निकल आएगा, है ना। और ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, सबसे कुछ ना कुछ आईआर निकलेगा, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन है, आईएस निकलेगा आपका, जो सिक्योरिटीज है इंटरनेशनल, तो ये इंटरनल सिक्योरिटीज, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेसिस से, तो मेंस हो या प्री, ये दोनों के लिए काम आएगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा इसका इंडेक्स देख लेते हैं। देखो इस टाइप का ये लोगो है आपका क्लास 7 के एनसीईआरटी का, और ये फर्स्ट क्लासेस में। तो हम लोग इसको अंदर देखते हैं इसका क्या है। ये कुछ काम की नहीं है, जो बस रहेगा इंडेक्स दिखाना, आपको अमुक चीज़ें दी गई हैं, ये भी काम की नहीं है, बस कुछ है थोड़ा सा देखना है बस। तो ये आपकी विषय सूची है, क्या क्या पढ़ेंगे। आमुख तो छोड़ दीजिए, पाठ्य पुस्तक कुछ नहीं, मतलब हमें देखना है कि प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम राजा और उनके राज्य देखेंगे। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, देखो आपकी हिस्ट्री अच्छे अच्छे टॉपिक कवर होने लगे। फिर हम मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक देखेंगे। फिर इसके बाद जनजातियां देखेंगे, है ना। खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय, खानाबदोश वो कहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे वो जनजातियां। फिर एक जगह पे जो बसती थी उनको देखेंगे। ईश्वर से अनुराग, वो देखना है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निवारण कैसे हुआ, का निर्माण ना, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन जो हुए थे उन सबको देखेंगे। तो 8 टॉपिक हैं इसमें, कितने 8 हैं, तो इनको कवर करना है। एडिशनल कोई भी होंगे, एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी, 9 भी हो सकते हैं तो वो भी करा देंगे। बट देखिए एक चीज और हम कराएंगे, एनसीईआरटी जैसे ही आपकी जिस क्लास की खत्म हो गई, बीच बीच में रिवीजन पूरा समरी सबका, जो लास्ट में क्वेश्चन रहते ना, उन सबका सारा सॉल्यूशन और जो बीच बीच में क्वेश्चन थे सारे एक बार कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें देखना क्या है, इस पुस्तक में जो चीजें मिलेंगी। फर्स्ट है इसमें परिभाषा, कुछ अध्यायों में परिभाषाएं दी गई। दूसरे में अतिरिक्त जानकारी, बहुत से अध्यायों में रोचक जो जानकारी युक्त अतिरिक्त बॉक्स दिए गए होंगे। स्रोत बॉक्स रहेंगे बहुत से अध्यायों में, जो स्रोत से एक अंश दिया गया है। इन्हीं के आधार पर हम इतिहास और इतिहास के लिखते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़कर इनमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा भी करना। हमारे बहुत सारे स्रोत हैं, चित्रों के रूप में प्रत्येक चित्र की जानकारी भी दी गई। चौथे में ये आपका भारत का नक्शा बना है। आपको कुछ अध्यायों में मानचित्र भी मिलेंगे, इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर अपने अध्याय में बताए गए सारे स्थलों को ढूंढना। पांचवा लिखा है, प्रत्येक अध्याय में कुछ अंतर्निहित प्रश्न, एक क्रियाकलाप दिए गए हैं जिन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया है, तो इन पर विचार विमर्श के लिए कुछ समय भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या इसी में। 6वें नंबर पे है कि कल्पना करना, कि एक छोटा सा खंड है, कल्पना करें अब आपकी बारी है कि अतीत में जाकर उस समय में जीवन का जायजा लेने की। 7वें में हम देखें बीज शब्द रहेंगे। प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको 20 शब्दों की एक सूची मिलेगी। ये आपको अध्याय में आए महत्वपूर्ण विचारों विषयों की फिर से याद दिलाएंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि उपयोग शब्द थे। 8वें पॉइंट में देखें, प्रत्येक अध्याय के अंत में विभिन्न तरह के कार्यकलाप दिए गए हैं, फिर से याद करें, आइए समझें इसे, आइए विचार करें तथा आइए करके देखें। ये रिवीजन का तरीका होता है एनसीईआरटी। देखो इतना इसमें रिसर्च होता है, इसमें रिसर्च होकर ये बनती है। तो इस तरह आपके पढ़ने, देखने, सोचने और करने के लिए इस पुस्तक में बहुत कुछ है। हमें पूरी आशा है कि आपको इसमें बहुत खुशी मिलेगी। तो खुशी तो मिलेगी जब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है आपका, कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखेंगे, ये हिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो इसमें एक मैप दिया गया है, ये मैप है भारत का। और कैसा है भारत का, भारत का वो ऐसा मैप है ये कि जो एक वाटर बॉडीज को टच कर रहा है। और इस मैप की अगर बात करें तो ये मैप आपका भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने, किसने,
एक भूगोल व्यक्ता थे अल इदरीसी, इन्होंने 12वीं सदी में इसको नक्शा ही बनाया था, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। तो इसकी बात करते हैं 12वीं सदी में, मतलब ये आपका 1154 में ये बनाया गया था। जो नक्शा दिखा दिया गया वो है उसके द्वारा बनाए हुए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है, जिसमें एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे आपके, जिन्होंने 1720 में बनाया था इसको। और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। चलिए देखते हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। तो ये ध्यान देना, मतलब चीजें कॉन्टिनेंट है क्या खिसकते रहते हैं, तो वहां पे नक्शा थोड़ा अंतर भी हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। तो यहाँ पे जो अल इदरीसी ने नक्शे, दक्षिण भारत उस जगह है जहां पर हम उत्तर भारत आज ढूंढेंगे, और श्रीलंका का जो महाद्वीप है ये द्वीप उत्तर की तरफ है। कहाँ पे? उत्तर की तरफ, ऊपर। तो जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। अरे वाह, उत्तर प्रदेश का ही नाम दे दिया गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये भारत दिख रहा है ना, ये श्रीलंका यहाँ पे, बट यहाँ पे आपका ये ऊपर, ये तो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, ये श्रीलंका हो गया है ना, ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत। तो उसको रीड करते हैं क्या लिखा। तो ये 18वीं सदी के आरंभ में ग्यूलोम द लिस्से के, बड़े ऐसे ऐसे तो नाम है, ग्यूलोंग द लिस्से के एटलस न्यूबो के अनुसार ये उपमहाद्वीप है। तो इसका नक्शा बनाया गया। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये आपके गल्फ ऑफ बंगाल है, ये दिख रहा है, नक्शा देख लीजिए बाद में। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश को जो कन्नौज है, मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद, कन्नौज की बात करें कि मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था ये ना। जो मानचित्र बन गया था दूसरे, तो उसमें ये लगभग 600 वर्षों के बाद आया था। तो इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। तो तटीय इलाके देखेंगे। यूरोप के नाविक तथा व्यापारियों ने, तो नाविक और व्यापारी पहले नक्शा बनाते थे, उन्हीं को व्यापार के लिए खोज करते थे तो वही बनाते थे। तो नाविक तथा व्यापारी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। आगे देखते क्या है। लेकिन अब हम भीतरी इलाकों पर नजर डालेंगे, समुद्री इलाका तो छोड़ दिया। आगे देखते हैं क्या है। इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में। जैसे गंगा के मार्गों को हम देखेंगे कैसे कहाँ तक जाता है, ये भी वाटर बॉडीज है, नेशनल हाईवे नंबर 1, इसे किसी तरह से दर्शाया गया है। और इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच में ब्यौरों और बारीकी का अंतर, जो अंतर है उसको देखेंगे। आपके ख्याल में उसका कारण क्या हो सकता है, वो सारी चीजें देखनी है। तो इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञापन बहुत ही बदल गया था। समझ में आ रहा है, मतलब वो बता रहा है कि जब दूसरा युग आया तो जब तक भी जो मानचित्र का जो आंकलन था वो विज्ञान में बहुत ही बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखेंगे ये पुरानी चीजें क्या है, तो उसके हिसाब से अध्ययन करते हैं। नई और पुरानी शब्दावली को देखते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है, समझ में बातों को क्या करें। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदल जाते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या क्या होता होगा। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी थी, है ना। जैसे मध्ययुग में क्या था, फारसी भाषा थी, फिर आधुनिक फारसी आई, भाषा में भिन्न है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मध्ययुग की फारसी और आधुनिक फारसी में। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। बताइए, परिवर्तन तो होता ही रहता है। उदाहरण के लिए अगर हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए, तो जो हिंदुस्तान वर्ड है इसको ले लेते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। और 13वीं शताब्दी में क्या था, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो जो मिनहाज ए सिराज थे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना से था। किससे? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाके हैं ना, उनसे संबंधित था। शब्द देखो मीनिंग बदल रही है।
तो उनसे शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के इस्तेमाल किया जाता था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो हिंदुस्तान क्या था, एक दिल्ली के जो अधिकार क्षेत्र में आ रहा था उस क्षेत्र में इसको यूज कर रहे थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्द के अंतर आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, है ना। प्रशासन तो बढ़ा ही, प्रसार हुआ, लेकिन ये अर्थ भी बढ़ता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, समझे कि नहीं। तो इन्होंने हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत को कभी भी अगर हम उस समय की बात करें 13वीं शताब्दी में, तो तब इसमें दक्षिण भारत को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी में अगर हम देखेंगे तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। शब्दों को समझना, देखो यही क्वेश्चन है, बारीकी से देखना। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी की बात करेंगे तो कवि अमीर खुसरो जो था द्वारा प्रयुक्त एक शब्द था हिंद। हिंद के ही कुछ समान था, ठीक है। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, तो वहां पर हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे, ठीक है, जो हम आज जोड़ते हैं। आज क्या हिंदुस्तान को राजनीतिक और राष्ट्रीय सब एक ही दृष्टि से देखते हैं, पहले ये हिंदुस्तान का मतलब अलग ही चल रहा था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। अब समझ लीजिए, मतलब उनके लिए ये था कि अगर ये आपके पड़ोस के गांव का ही आ रहा है ना, वो भी विदेशी हो गया। अब उसकी जो समाज और संस्कृति का अंग नहीं था, मतलब उनके समाज का भी नहीं था, संस्कृति का नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में हम परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है, कहते भी हैं, है ना। तो इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी या विदेशी है ना, वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो जब एक ही गांव में दोनों लोग रह रहे और अलग अलग धार्मिक और या जाति परंपराओं से जुड़े, तो वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं। लेकिन विदेशी कौन से, जो वनवासी है, नगरवासी के लिए जो वनवासी लोग अलग थे, थोड़े हट के लेख से। तो थोड़ा सा इसमें पीछे कुछ पेज में था। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न अर्थों में बदल जाते हैं? तो देखते हैं अभी। तो इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में देखते हैं, क्या स्रोत थे इतिहासकारों के बारे में, क्या तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं भी बताना हमें, और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था ना। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1700 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो 700 से स्टार्ट करेंगे, जो 6 क्लास में शुरू हुआ था, अभी देखो बैकग्राउंड ही चल रहा, और 1750 तक चलेंगे, दिल्ली सल्तनत तक, है ना। अंग्रेज भी आ जाएंगे भारत में, बिल्कुल मुगल काल था। चलिए देखते हैं। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको ऐसी बातें ऐसी मिलेंगी, बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, ना, शिलालेखों, स्थापत्य, जो भवन निर्माण कला रहती है, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में जो प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है ना। अब लोग लिखे पढ़े होने लगे थे, तो ये सारी चीज़ें साक्ष्य ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बात करते हैं, कागज का मूल क्या होता है। तो इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए कि कागज का मूल क्या होता है इसके बारे में। जैसे लिखा है कि इसमें कि 13वीं शताब्दी के बारे में लिखा है कि 13वीं शताब्दी के मध्य 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया उसने। समझ रहे, एक पेज था बट
उसके पास कम था लिखना था, बट और एक्स्ट्रा लिखे रखे तो उन्हीं को धो के उन्होंने फिर लिख लिया। तो 1 सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदें तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। समझ रहे हो? हाँ, पहले इतनी कागज की शॉर्टेज थी, लेकिन अब क्या है, हर चीज कागज में। तो कागज अब कब अधिक महंगा तथा कब और आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में, ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो भाई यार आराम से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। धीरे धीरे कम करने लगे कागज का यूज, और इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ है ना, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा जो करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक हो, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां जो एकत्रित किया करते थे। तो इन जो पांडुलिपियों को जो पुस्तकालयों तथा जो अभिलेखागारों में रखा जाता था, तो इन पांडुलिपियों तथा जो दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन था। देखो डिजिटल अब क्या आ गया, अब तो कागज लेस चीजें होने लगी ना, अब डिजिटल दुनिया आ रही है। तो पहले कागज की कमी थी, फिर धीरे धीरे इतने कागज आने लगे है ना, हर चीज लिख के दस्तावेज में जाने लगी। अब क्या पीडीएफ के फॉर्म में रख लेते हैं, नहीं तो डेटा संग्रहित कर लेते हैं फोन में। तो टाइम के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। हम देख रहे हैं कि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, है ना, थे कि नहीं, तो देखना आपको। अगर बात करें तो उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या जो नकल बीस थे, है ना, लिपिक की बात करें या नकलन बीस, तो हाथ से पांडुलिपियों की जो प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे, मतलब नकल उतारने का मतलब यहाँ पे ये कि अगर आपका काम छूट गया था स्कूल में तो आप किसी कॉपी लेके उसको कॉपी किया होगा। तो अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार की नकल उतारी तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में भी नहीं आती, बिल्कुल सही बात है, और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि नहीं नहीं ये ऐसा लिखा होगा, है ना। तो कि क्या लिखा हो गया है, फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे जो गलतियां भी हो सकती है ना, अक्षर भी डिफरेंट रहते हैं कुछ। तो ये देखो लिख रहे हैं कोई भैया, और इसमें चित्र में लिखा है, देख लेते हैं, इसमें बड़ा हो जाओ। यह एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, और इस चित्र का जो आकार है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। तो इस छोटे आकार के कारण इसे हम लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। तो कभी कभी इन जो लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है, और ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते हैं, जो संग्रहकर्ता होते हैं। तो ये देखो इन्होंने लिखा है, ये इसकी इनकी राइटिंग भैया, उर्दू फारसी जो भी लिख रहे होंगे, तो हम लोगों के तो बस का है नहीं, इसको भी समझ लें। तो लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण, ये साइड का पढ़ रहे हैं पहले, लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिप लिपि मतलब बाईं ओर जो लिखी जाती थी में वर्ण जो है छोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। तो सशक्त लिपि दाईं ओर, सशक्त लिपि कौन सी, दाईं ओर जाएगी, और आपकी बाईं ओर कौन सी थी, नस्त लिपि। अधिक संक्षिप्त और कठिन है, इसको देखते हैं क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे क्या, कि जो लिखने में बताया ना उन्होंने छोटे छोटे लिखे, पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। जैसे कि हम लोग लिख रहे थे अपने बच्चे दोस्त की कॉपी लेके, तो पांडुलिपि में भी कुछ अंतर आएगा। तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, है ना। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की जो प्रतिलिपियां बनती रही हैं, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है
क्योंकि आज हमें लेखक की जो मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, या ये म्यूजियम में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। हमें बाद के लिपकों को द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। उनके बाद भाई पुराने समय के लिख के गए अमीर खुसरो तो वो थोड़ी चलेंगे, फिर किसी और ने लिखा, फिर किसी और ने। तो इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए एक ही मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। ठीक। तो 14वीं शताब्दी की बात करें कि 14वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद फिर लिखा था। दोनों में अंतर, लेकिन क्या अंतर था? 1971 में एक तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं मिली थी और यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो अंतर तो मिलेगा, देखते हैं क्या। फिर बात करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या होते हैं। तो नए जो सामाजिक और राजनीतिक समूह की बात करें तो सन 700 से 1750 के बीच, ठीक है, अभी पढ़ा था क्योंकि 700 से 1750 तक पढ़ेंगे, के बीच के हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। तो इस काल में अलग अलग समस्या पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में राहत, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों ना, बारूद वाले जो हथियार होते हैं वो का इस्तेमाल किया जाना। तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय है, कॉफी, ये सबको ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन कई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, जो लोग दूसरे देश से इधर आ रहे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा होगा। किसका? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इस युग में लोगों की जो गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। वो अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। तो इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ठीक है, तो इस काल में तो देख लो पहले, ये क्या है भैया? ये प्रारंभिक कोई चित्र है आपका? राहट है, राहट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। तो इस काल में क्या था, समुदायों का महत्व बढ़ा और इनमें से एक समुदाय था आपका राजपूत। तो इसमें मोस्टली फोकस आपको राजपूतों के बारे में करेंगे। राजपूत, जिसका नाम राजपूत मतलब अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 8वीं से लेकर ये 14वीं सदी तक, कब तक? 8 से 14वीं सदी तक के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत मतलब क्षत्रिय वर्ण। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी थे। तो ध्यान देना, कोई राजा और सामंत वर्ग के नहीं थे, सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है, और कभी कभी और जो चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, तो इसमें क्या हुआ देख लो पहले। राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए इन अवसरों का लाभ जो मराठा है, सिख है, जाट, अहोम और कास्त मुक्ता लिपकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति हैं। ठीक है, आदि समूह में ने ही उठाया, और मतलब यहाँ से कास्त और समूह ने ही उठाया था। तो इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। दरअसल फिर क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हो और पूरे तौर पर हुआ, है ना। तो पर्यावास की बात करेंगे यहाँ पे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे वहीं पे और कृषक बन गए, है ना। तो कृषकों की ये समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं और पुजारियों, मठों या मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के
अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। तो परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। ठीक है, अब बस रीडिंग करना है, कुछ खास नहीं। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोगों के पास मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता या प्रभाव या संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। मतलब जो पावर में है वो अपना दर्जा बदलता रहा। एक ही जाति अभी भी है, अगर कोई SC ST है, कुछ भी है, तो जब वो कोई अच्छी रैंक पे पहुंचते हैं, है ना, IAS PCS बनते, तो उनका खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो अपने समझ में आ रहा है, एक जाति का मतलब कोई, अब जब अच्छा खासा पैसा है तो राजा भी बन सकता है, नहीं है तो वो गरीब हो तो दलित की कैटेगरी में आएंगे। तो अपने सदस्यों को व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति एवं स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। तो इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। अभी भी जैसे बड़े बुजुर्ग जो नियम लेते हैं घर में, वही रूल बनाते हैं। जैसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत था, आपका जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। ठीक है, मुखिया भी मिलेंगे। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या। अच्छा, कुछ लिखा है, देख लेते हैं। तो इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बढ़ने थे, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण, ये बताना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। चोल अध्याय 2 में पढ़ा था हम लोगों ने, तुगलक की बात करेंगे अध्याय 3 में, या मुगल की बात करें अध्याय 4 में पढ़ेंगे। तो जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, तो दिल्ली के सुल्तान की बात करना है यहाँ पे। अब बस दिल्ली सल्तनत में पहुंचे। दिल्ली के सुल्तान थे आपके गयासुद्दीन बलबन, जिनका कार्यकाल 1266 से लेके 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत परिस्थिति, मतलब परिस्थिति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। ऐसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल बंगाल मतलब गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, मतलब गज्जन जिसे कहते थे, तक फैला हुआ था। तो एक बड़ा सा साम्राज्य था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, मतलब जो द्रविड़ बोलते हैं इसको, दक्षिण भारत भी आ जाता था। तो गोंड, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लोग उसकी सेना, थोड़ा रीड कर लेते, सेना के आगे पलायन कर जाते थे। तो सेना से, सब इतना पावरफुल सेना ही थी। तो इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि विजय अभियान भाई अपने बारे में कोई भी राजा अच्छे बढ़ा चढ़ा के लिखवाता है तो अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप में के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे देखते हैं। तो इसमें देखो, ये इतने इनके शासन थे, यहाँ से था कि बंगाल से लेके यहाँ तक, इन्होंने कहाँ तक, अफगानिस्तान तक यहाँ पर इनका राजपाट था। तो इस मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित ये मसालिक अल अफसर फी मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले जो प्रांत थे, ये थे भाई, कुछ बचा ही नहीं भारत का। जो अगर दिल्ली प्रांत, तो सबसे बड़ा यही था ना। तो देखो इतने ढेर सारे, मतलब सिविस्तान था, लक्ष्य था, मुल्तान, कालानौर, लाहौर, समाना, सरसूती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, कड़ा इलाहाबाद के क्षेत्र का बाद है, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, दारसमुद, मावार। तो ये पूरा पूरा एक टाइप से आपने देखा, सारी चीजें तो कवर हो रही, क्या छूटा बताइए। थोड़ा सा पूर्वी राज्यों की बात कर लेंगे, वो छूटे। भाषा तथा क्षेत्र की बात करते हैं।
सन 1318 की बात है कि अमीर खुसरो की बात करेंगे। कब? 1318 में। कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी की बात करेंगे, लाहौरी, कश्मीरी या दौर समुद्री दक्षिण कर्नाटक की थी, जो तेलंगाना की थी, आंध्र प्रदेश में थी, गुजरी गुजरात की थी, मयावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हिंदी भी बोली जाती थी। तो अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम आदमी नहीं जानता था। तो अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच लीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? आगे देखते क्या। सन 700 की बात करते हैं। 700 तक कई क्षेत्रों को अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में हम देखेंगे कि आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र जैसे विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल थे आपके, और जो खलजी थे, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। चलिए और देखते हैं आगे। तो 18वीं शताब्दी में फिर आते हैं। तो 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में मुगल वंश पतन के ढाल पर आ जाता है भाई, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे उसके बाद, मतलब मोस्टली अगर देखेंगे तो औरंगजेब के बाद ही सारी चीजें मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है ना। तो 18वीं सदी में मुगल वंश के ढलान पर आ जाता है। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 में इसको सब पढ़ेंगे हम। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रगति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विस्तार से मिली थी। तो इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। तो इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे की भिन्न और कुछ एक समान ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन या अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, या हम उच्च संस्कृति में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे प्रशासन और अर्थव्यवस्था या उच्च संस्कृति के तथा भाषा के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं। तो सन 700 से लेकर ही 750 के बीच कि 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं बन थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी ना, मगर जो समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था। तो पुराने और नए धर्म को देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसमें साइड से कुछ था, चलिए देख लेते हैं। पता लगाइए कि आपका राज्य कभी इन सब क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था। यदि रहा था तो कितने समय तक रहा था। तो भाई रहा था, आप लोग तो उत्तर प्रदेश वाले लगा देना। पुराने और नए धर्म के बारे में देखेंगे क्या था। तो पुराने और नए धर्म की बात करें तो इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे ये इन समुदायों का सामाजिक जो संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं ना, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ नए देवी देवता की पूजा है ना, राजाओं या द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि इनको संस्कृत आती थी। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में उनका दबदबा भी बढ़ गया था, जो इनका संरक्षण करते थे। टिप्पणी लिखिए कुछ, देखते हैं कि आपको संस्कृत ज्ञान
एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद है। संरक्षक मतलब कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार या शिल्पकार विद्वान द्वारा अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, ये आपके संरक्षक हो जाते थे। चलिए, इसमें लिखा है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा, कौन सी, कि इसमें परिवर्तन आया तो भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमिल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विषाद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके, है ना। पुजारियों के बिना भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। तो यही वह युग था, यही वह एक था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ की बात कर लेते हैं। कुरान शरीफ का जो संदेश है भारत में पहल 7वीं जो शताब्दी में यूरोपियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा था। जैसे मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, ये पता ही है ना। तो केवल एक ईश्वर सॉरी केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं ये लोग, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है ना, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो कई शासक इस्लाम और इसके विरुद्ध धर्मार्थियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात मतलब उलेमा को संरक्षण देते हैं। तो कुछ लोग क्या, उलेमा को, जो कई इस्लाम को इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों के न्याय शास्त्रियों का अर्थात मतलब उलेमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ये भली बात, इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे। तो सिया सुन्नी 2 कैटेगरी में इनको बांटा गया। जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, तो जो सुन्नी थे वो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। इस्लाम के आरंभिक के दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जो शुरू हो रहा था इस्लाम धर्म उस टाइम पे जिन्होंने इसको स्वीकार किया था वही कहलाते थे खलीफा। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत आए। तो ये विशेषकर जो न्याय सिद्धांत था इस्लामी, हनफी और सफ़ी कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसमें हम देखेंगे आगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों के पे विचार करना है क्या है, पूरा टॉपिक कर लेते हैं इसको, गला तो खराब हो ही रहा है। तो समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों या दिनों वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका जो नजरिया है यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। जैसे अभी डिजिटल दुनिया आ गई है, तो ये समय है, समय का खेल भैया, लोग बदल रहे हैं। तो यह दिखलाता है कि विचारों में स्थायित्व रहा गया है, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। उसी को डिवाइड किया गया, फिर उनको हम रीड करते। 19वीं सदी के अगर हम मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। एक हिंदू था, फिर मुस्लिम था, फिर आपका ब्रिटिश। तो यह जो विभाजन है ना, इसी को देखेंगे आगे। तो इस विभाजन पर, इस विचार पर आधारित था कि शासकों का जो धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है जो शासकों ने शासक किया, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। तो इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। तो इस काल विभाजन को आज
बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। तो अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक, है ना, कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। तो पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकारों का समावेशन था, जैसे कि शिकारी संग्राहक, फिर प्रारंभिक दौर के जो कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी ना, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। तो इस साल आप तो इतिहास जो पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास का है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक और राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान कीमत देखेंगे, ग्राम प्रधानों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिरी जब 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में जब हम पहुंचेंगे तो 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर हम मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से भी की जा सकती है, क्योंकि आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। तो इससे आधुनिक काल मतलब मॉडर्न टाइम जो हम लोग हैं तो इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, है ना, परिवर्तन हुए लेकिन इतनी तेजी से नहीं हुए थे, सब अलग तरीके के थे। तो इन 1000 वर्षों के दौरान उस महाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की जो व्यापार कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। तो यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी। तो इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ की सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष की पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जरूर रिलेट करना चाहिए चीज़ों को, है, लिंक करके आगे बढ़ें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि क्या कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज आपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो देखते हैं आगे क्या है। चलिए, इसमें कुछ कल्पना करना है कि आप इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प था। तो फिर से याद करें, क्या याद करना? अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो भाई विदेशी किसे थे, बता दीजिए अतीत में। तो जो मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी जो अनजान व्यक्ति होता था ना, उसी को हम समाज और जो संस्कृति का मतलब थोड़ा सा उसका कल्चर अलग था, उनसे रिलेट नहीं करता था, उनके जैसा नहीं था, उसी को विदेशी कहते थे। तो ऐसे व्यक्ति मतलब को हम हिंदी में परदेसी कह सकते हैं ना, फारसी में जो अजनबी कहा जाता था, ऐसे ही तो बढ़ाए थे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि आपको सही गलत बताना है कि सन 700 की बात कर रहे हैं, 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। तो भाई मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो सही है ना, नहीं मिलते ना, 700 के बाद के काल में के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। फिर लिखा है खामे कि आपका, तो इस काल के मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। हाँ, ये भी सही है, मराठों ने यहाँ पे अपने राजनीतिक काल की स्थापना की थी, ये दोनों सही हो गए। गांव में लिखा है कि आपका क्या लिखा है, कृषि केंद्रित बस्तियां के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। हाँ, जो बाहर के हैं भैया, जो पहले कृषि कार्य कर रहे फिर उनको वहां से भगा दिया जाता था, ये भी सही है। सुल्तानिया मतलब गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। नहीं, असम मणिपुर साइड तो मैंने गए नहीं बताया था ना, उस साइड नहीं, तो ये गलत था, पूर्वांचल साइड में, पूर्ववर्ती जो राज्यों में नहीं थे। तो कुछ बीज शब्द क्या है इसमें? पांडुलिपि आता है, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन के बारे में। रिक्त स्थान देख लेते हैं, क्या रिक्त स्थान के बारे में बात करते हैं। पहला लिखा है कि अभिलेखागारों में स्पेस रखे जाते, तो क्या लिखा जाएंगे भाई? दस्तावेज रखे जाएंगे ना, तो ये दस्तावेज हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा देखते हैं, स्पेस 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, कौन था भाई? जियाउद्दीन बर्नी था ना, वर्नी, बिरनी या बर्नी, सॉरी बर्नी होता है ना, बिरनी क्यों लिख रहे हैं, बर्नी हो जाएगा। अब इसको पूरा नाम आपका जियाउद्दीन बर्नी होगा। फिर लिखा है कि स्पेस 3-4 चीजें और फिर से महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। भाई क्या क्या नई फसलें थी बता दीजिए? आलू था, मक्का था, मिर्च थी, चाय, कॉफी, सब लिख दीजिए। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका क्या है। तो भाई क्या क्या प्रौद्योगिकी जो परिवर्तन हुए थे वो बताना। दरअसल हम लोग बार बार से वही चीज एक पढ़ रहे हैं कि 700 से लेके आप 1750 तक के बीच जो हजारों वर्षों में जो लगभग समय के जो हुई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे हम सिंचाई में रहट आई थी ना, कताई में चरखे, और युद्ध में जो आग्नेयास्त्रों मतलब बारूद बनाने वाले जो हथियार आए थे, यही तो पढ़ा अभी जस्ट ऊपर, ये परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो धार्मिक परिवर्तन क्या हुए थे भाई, क्योंकि यहाँ पे जो हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परिवर्तन में अगर देखेंगे 700 से 750 1750 के बीच में, तो 1000 तो हो गए थे। मतलब एक इतने सालों में क्या परिवर्तन आए थे वो देखना। इसमें ये था कि लोगों में जो दैविक आस्था ना व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक स्तर पर था ना, हिंदू धर्म में नए देवी देवता की पूजा आ गई थी ना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था, है ना। पुरोहितों का महत्व बढ़ गया था क्योंकि वो संस्कृत जानते थे ना, ब्राह्मण भी इसी में हुआ करते थे। इस काल में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, जो मतलब कर्मकांडों के आलोचक भी थे इसमें कुछ लोग। तो इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ था। तो 7वीं सदी में क्या आया था, इस्लाम, और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रभुत्व आ गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अभी और है, आइए समझें क्या है, समझना भैया बताइए। क्वेश्चन है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। बता दीजिए कैसे कैसे बदला। पहले क्या समझा जाता था कि गंगा और जो यमुना के बीच का सिंध कर ले थे ना, दो आपका क्षेत्र था। तो हम हिंदुस्तान शब्द के अर्थ की जो परिवर्तन हुआ वो बताते हैं। दरअसल 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज को 13वीं सदी में मिनहाज सिराज जो आया था, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल उसका जो अर्थ था कि गंगा यमुना का जो आपका क्षेत्र है ना, गंगा यमुना का जो बीच में स्थित क्षेत्र, जैसे मतलब पंजाब और हरियाणा से था ना, गंगा यमुना से लेके पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र था। तो इस शब्द का राजनीतिक धर्म में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, उसके लिए इसका यूज किया जाता था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ की बात करें तो जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उनका मतलब ये था कि इस उपमहाद्वीप के जो भूगोल, पशु पक्षियों, है ना, और यहाँ के जो निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि जब अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे जो हिंदी के ही कुछ कुछ समान समान था, मतलब ठीक है, इस वजह से उनका। तो मगर जहाँ भारत की एक भौगोलिक हम और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा सकता था, इस टाइप की सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा है। ये सारे पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ऐसे बना बना के लिख दोगे ना सही हो जाएगा। पढ़ोगे जब भी तो पता चलेगा। हम तो एक बार दोबारा पढ़ा रहे हैं यार इसको। जातियों के मामले में कैसे नियंत्रण किए जाते थे, क्वेश्चन नंबर 7 है, बता दीजिए। अगर हम जातियों की बात करें तो यहाँ पे स्वयं अपने अपने जो नियम बनाती थी जो जातियां थी, कि अपने समूह के और खासकर बूढ़े बुजुर्गों की बातों को सुनते थे। क्योंकि उनके जो अपने आपस में नियंत्रण भी तो रखना, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोगों से नियंत्रण भी रहे, ऐसे नियम बनाओ। तो जैसे हम कुछ इलाकों में जाति रहती थी ना, पंचायत कहा जाता था, यहाँ पे पंचायत वर्ड आया था जिसमें वो ये लोग मिलके बूढ़े बुजुर्ग रूल बनाते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, तो भाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती थी। भाई सर्व अगर हम बात करें तो सर्व क्षेत्रीय जो साम्राज्य से तात्पर्य अच्छा पांडुलिपि हाँ, पांडुलिपि की अगर बात करें तो पांडुलिपि को उपयोग के इतिहासकार के अगर हम सामने के जो समस्याएं थी उनकी बात करें तो कई बार पांडुलिपियों को जो लिखावट है उनको समझने से दिक्कत आती थी। और आज हमें जो लेखक की जो कुछ जो मूल पांडुलिपियां शायद मिलती हैं, कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने बताया म्यूजियम में, अब नेशनल म्यूजियम दिल्ली जाएंगे तो थोड़ी बहुत मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जो मूल जो पांडुलिपि है कि इसकी जो नई प्रजातियां बना धीरे धीरे दूसरे लोग आए, उन्होंने फिर बदल करके, क्योंकि अक्षर मैंने एक कहानी सुना, उसमें एक कहानी आई थी कि आपके क्लासमेट का कोई बच्चा आपका वर्क छूट गया तो आप कंप्लीट करेंगे तो उसके कुछ वर्ड समझ में नहीं आते तो अपने हिसाब से लिख देते हैं, चलिए चलते हैं। और इतिहासकार को जो बाद के लिपिकों द्वारा बनाएंगे जो प्रतिलिपियां थी तो पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गए थे। भाई पुरानी तो नहीं मिल रही, उन्होंने कहा इन्हीं ने जो लिखा होगा वही सही है।
तो यहाँ से वो अंदाजा लगाते हैं कि लेखक क्या लिखना चाहता है ना। एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन भी करना पड़ता था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? भाई कठिनाई तो आएगी, इतिहासकार कैसे इस करेंगे। दरअसल अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो आर्थिक या सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के जो कालखंड हैं उनकी विशेषता तय करते हैं, कैसे स्थिति रही होगी आर्थिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से। जैसे कुरीतियां थी पहले, सती प्रथा थे, कहीं कुछ थे, ये सामाजिक स्थिति तो है, आर्थिक स्थिति गरीबी से लेकर रिलेटेड रहेंगे। तो इन आधारों पर जो इतिहासकार को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटते हैं कि कैसे कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालम का विभाजन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभी 2 क्वेश्चन है। लिखा है कि अध्याय इसमें देखना है कि मानचित्र में तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें, तुलना करते हुए दोनों के बीच कितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं उनकी सूचना बनाना। तो भाई इसको आप देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, एक आपका जो अरब का जो भूगोलवेत्ता था ना अल इदरीसी, उसने जब 1154 में एक नक्शा बनाया था, फिर एक फ्रांसीसी मानचित्र आया था 1720 में, तो दोनों में डिफरेंस करने, दोनों चीजें है ना, समानता भी असमानताएं भी है ना। तो अगर हम उसमें जब पढ़ोगे उसमें देखोगे कि वर्तमान की जो मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाएगा, और इस मानचित्र में कुछ से जाने पहचाने नाम भी, जैसे आपका कन्नौज आया था, उत्तर प्रदेश की जगह थी ना, सूरत था, ये आपकी समानताएं थी क्योंकि दोनों चीजें पहले दोनों मैप में थी। असमानताएं क्या थी? तो अल इदरीसी के जो नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को देखेंगे, तो ये अंतर था। और श्रीलंका का द्वीप जो उत्तर की तरफ था, उल्टा बना दिया था उन्होंने, और जितने भी नाम थे वो अरबी में दिए गए थे। लेकिन फ्रांसीसी जो मानचित्रकार जो आया था, मानचित्रकार के मानचित्र में जो आज के जो मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता थी। बम्बई क्षेत्र गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड रखे जाते हैं, और इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? कि आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है, उसकी देखभाल और कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं, उनका उपयोग कौन से लोग करते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें कि अभिलेख जो रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं, भाई गांव में थोड़ी रखेंगे, जिला मुख्यालय में रखेंगे। तो इन अभिलेखों को विभिन्न विभागों के कर्मचारी तैयार करते हैं। जैसे आपके जितने खतौनी अतौनी है सब कुछ कहाँ रहते हैं? जिला मुख्यालय में तो रहेंगे। तो ये कर्मचारी तो तैयार करते हैं, लेखपाल है, अमीन है, ये सब। और ऐतिहासिक अभिलेख की अगर बात करेंगे तो जो ऐतिहासिक अभिलेख है अभिलेख कागागारों में रखे जाते हैं। किसमें? अभिलेखागारों में रखा जाता है। तो अभिलेखागार की देखभाल जो उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। तो इनका उपयोग शोधार्थियों द्वारा या अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। इस पर लोग फिर सर्च करते रहते हैं, शोध करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होगी। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग रैंकर मेकर से जुड़े रहिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको इसी टाइप से एनसीईआरटी कंप्लीट करा जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।